आज हम इंशाल्लाह देखेंगे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का मेन फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना होता है। जिसमें एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड आपने इसका क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था। एड्रीनल ग्लैंड होता है जो किडनीज, ईच ऑफ किडनीज जो हैं, दोनों जो हमारे गुर्दे हैं उनके ऊपर ये पड़ा होता है, एक जस्ट लाइक अ कैप, एक कैप की शक्ल में होता है। ये आप पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो हर गुर्दे के ऊपर ये कैप की तरह एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं जो आउटर साइड पे होता है, और इनर साइड वाला जिसका पार्ट होता है उसे एड्रीनल मेडुला कहते हैं। आज हम जो हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं एल्डोस्टेरॉन, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स मींस आउटर पार्ट जो है एड्रीनल, इसका ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है एड्रीनल, उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ से ये खारिज होता है और इसकी एड्रीनल कॉर्टेक्स की आगे फर्दर जो है 3 लेयर्स हैं। इसकी 3 लेयर्स हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, और ये जो आउटर लेयर से एक्सक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय द आउटर लेयर। लेयर को हम जोन भी कहते हैं जी। आउटर लेयर से ये लेयर को हम जोन भी कहते हैं। तो इस निस्बत से इसका जो इस लेयर का नाम है, इस लेयर को जिससे एल्डोस्टेरॉन खारिज होता है, इसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा एक लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, उससे ये एक्सक्रीट होता है। दूसरी इसकी लेयर होती है उससे और हार्मोन एक्सक्रीट होते हैं। दूसरी लेयर जो आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा है, उससे जो इनर लेयर है उसे जोना फेसिक्यूलेटा कहते हैं। जोना फेसिक्यूलेटा। और उससे अंदर एक जोना फेसिक्यूलेटा से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। और इससे भी अंदर एक लेयर होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जिसे जोना रेटिक्युलरिस कहते हैं। जोना रेटिकुलरिस से मेल सेक्स हार्मोन खारिज होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरॉन शामिल है, और इसके अलावा और हार्मोन होते हैं। एल्डोस्टेरॉन को हम मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स में और भी हार्मोन आते हैं। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स मिनरल से मिनरलो है, जिसका मतलब है कि ये हमारे जिस्म में मिनरल के लेवल को कंट्रोल करता है, या मेडिकली से कह लें कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को
मेंटेन करता है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में ख़ास तौर पे सोडियम हो गया एंड पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयंस होते हैं। इन्हें एल्डोस्टेरॉन कंट्रोल करता है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन जो ये इसका नाम है, ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका एल्डो है, ये एल्डिहाइड से लिया गया है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, एक केमिकल कह लें, एक फार्मूला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से एल्डो लिया गया है। और स्टीराइड दूसरा इसका इसका कंपोनेंट है एल्डोस्टेरॉन का, तो वहां से स्टीरो लिया गया है या स्टर लिया गया है। एंड वन मीन एक, यानी ये एक ऐसा, इसके नाम से जो मतलब इसका बनता है कि ऐसा फार्मूला है जिसमें एल्डिहाइड और स्टीराइड जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर इसे बना रहे होते हैं एल्डोस्टेरॉन को। अच्छा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ये एल्डोस्टेरॉन इसका बहुत अहम हिस्सा है। इसमें और भी हार्मोन्स इसमें शामिल हैं। और एल्डोस्टेरॉन इंसानी जिस्म में बहुत अहमियत का हामिल है। इस तरह ये जिस्म में सोडियम का लेवल बरकरार रखता है और ये सोडियम को यूरिन से दोबारा जज़ब करके पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस को खारिज करके ये काम मुकम्मल करता है। यानी सोडियम को ये जज़ब करता है और उसके बदले में पोटाशियम को ये और हाइड्रोजन आयंस को ये जिस्म से खारिज करता है। और इस तरह ना सिर्फ ये सोडियम को बरकरार रखता है, सोडियम लेवल हमारे ब्लड में बरकरार रखता है, बल्कि इसके साथ साथ खून में पोटाशियम लेवल और खून की जो पीएच है, खून की पीएच यानी खून की तेजाबियत कितनी होती है, ये किसी पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया है कि खून हमारा थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, तो हाइड्रोजन आयंस को ये खारिज करके हमारे जो खून है, हमारा ब्लड है, उसकी तेजाबियत को ये कंट्रोल करता है। इसके हमारे जिस्म में काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं। फिजियोलॉजिकली ये हमारे जिस्म पर काफ़ी जगहों पे असरअंदाज होता है, जैसा कि हमारे किडनीज पे इसका असर होता है, गुर्दों पे यानी इसका असर होता है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम की सेक्रेशन ये किडनी से ही करवा रहा होता है। इसी तरह इसका हार्ट पे असर होता है। एंड वेस्कुलेचर, जो वेस्कुलेचर यानी नालियों का घेराव होता है, उन पे भी इसका असर होता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी ये कर सकता है। फिब्रोसिस भी हमारे जिस्म में ये कर सकता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन, नालियों का तंग करना, नालियों का तंग हो जाना भी इसके इस हार्मोन के तहत ही आता है। काफ़ी जगहों पे ये थेराप्यूटिकली हमारे जिस्म में ये इस्तेमाल होता है, हो सकता है, यानी हम इससे काफ़ी सारे इसके थेराप्यूटिक यानी इलाज के हवाले से इसके इफेक्ट जो हैं वो हम ले सकते हैं, जिनमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, एक डिजीज़ कह लें, एक मेडिकल कंडीशन कह लें, उसमें ये यूज़ होता है। सेरिब्रल एडीमा होता है, सेरिब्रल ये दिमाग का एक हिस्सा है, उसमें एडीमा हो जाए तो वहाँ भी ये यूज़ हो सकता है। इसी तरह स्किन की मुख्तलिफ डिजीज़ में इस्तेमाल होता है। GIT की डिजीज़ में इस्तेमाल होता है, जिनमें ख़ास तौर पे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया
और एंटीराइटिस हो गया। ये जहाँ TIS आता है आपने पढ़ा होगा कि यहाँ इसका मतलब होता है सोजश, इन्फ्लेमेशन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रीजनल एंटीराइटिस ये मैदे की सोजश और उसमें भी अंतड़ियों की सोजश में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो उसमें से जहाँ बेहतर समझते हैं वो यूज़ कराते हैं। हमने अपने तौर पे इसे ऐसे ही उठा के यूज़ नहीं कर लेना, क्योंकि इसका वो सीवियर जो साइड इफेक्ट होता है वो ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे ये ब्लॉक करता है, या ऐसे समझ लें उसे वक्ती तौर पे उसे ये कहता है कि आप सो जाओ। तो और हमारा इम्यून सिस्टम में जो काम कर रहा होता है वो डिजीज़ के जो खिलाफ होता है, वो एंटीबॉडीज बना रहा होता है। तो अगर इम्यून सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा, वो सो जाएगा, तो जो हमारे जिस्म में डिजीज़ है जहाँ की है, बल्कि वो हम पर ना सिर्फ पड़ी रहेगी बल्कि आगे वो अपना असर शो करती रहेगी, और बहुत ज़्यादा उसका वो उसका साइड इफ़ेक्ट वो ज़ाहिर होगा, क्योंकि इम्यूनिटी तो सोई पड़ी होगी। तो इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने में ऐसे बहुत ध्यान से काम लिया जाता है। अपने तौर पे मेडिसिन ऐसे यूज़ करनी नहीं चाहिए। तो स्टीरॉयड से ख़ास तौर पे इसमें देखना चाहिए।